आ रहा है मेरा। ओके। नहीं आ रही क्या? चलिए एक बार फिर से सभी लोगों को फिर से गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आइए जल्दी से आइए। आज मॉर्निंग में, आज आफ्टरनून में प्रॉब्लम हुई थी थोड़ा सा, लाइट और इसको लेकर के। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। आइए गुड इवनिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज बिना किसी देरी के। सवाल थोड़े से ठीक ठाक हैं और थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, सो डोंट वरी। आएगा, बल्कि आनंद बहुत आएगा। आवाज बोलो कम करो थोड़ा। ओके। क्यों डर लग रहा है भाई? अरे एग्जाम को डरना चाहिए आपसे, आप क्यों डर रहे हो? चलिए तो शुरुआत करिए, जल्दी से करते हैं। डर खत्म हो जाएगा आपका। यस, कॉन्फिडेंस जहां आया तो हाँ खत्म। ठीक है ना? ओके। चलिए चलिए। चलिए। सबका स्क्रीन ब्लैक हो गया, सबका कि आपका? छोटी? नहीं, यहाँ सब तो क्लियर चल रहा है। भाई एक बार बताइएगा तो। फर्स्ट का सी। गौतम ने कहा फर्स्ट का सी, क्यों भाई, बात सही है ये? बिल्कुल सही है ना? चाल एक क्या है? अदिश राशि है, जबकि वेग क्या है? वेग जो होता है वो विस्थापन, और विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है। भाई देखिए, दूरी का मतलब होता है, मतलब चाल की बात अगर करें तो चाल का मतलब होता है कि पूरी दूरी, जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट, 1, 2, अगर यहां से यहां कैसे भी करके आ गया तो ये इसकी हो गई डिस्टेंस। डिस्टेंस, और डिस्टेंस जो होती है, मतलब ये डिस्टेंस को हम दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है, तो चाल भी एक अदिश राशि, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, दूरी के हिसाब से। और दूरी जो होती है वो किसी भी गतिशील वस्तु, यानी कोई मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके टोटल पाथ की जो लेंथ होती है, दैट इज कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम लोग दूरी, है ना? इसी को हम क्या बोलते हैं? दूरी। और दूरी कितने टाइम में चली गई, जितने टाइम में चली गई उसी को बोलते हैं। तो ये एक अदिश राशि है, ये दूरी से। जबकि विस्थापन, यानी यहां से यहां तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चलने में जो उसको टाइम लगा, वो उसकी क्या कहलाएगी? ठीक है? तो विच वन इज करेक्ट? सी इज करेक्ट। गुड। नेक्स्ट। सी इज करेक्ट। वो दोनों सही है। नेक्स्ट सवाल है, किसी वस्तु का विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो इवन व्हेन डिस्टेंस इज नॉट जीरो। यानी विस्थापन जो होती है किसी वस्तु की जीरो हो सकती है। कम टू एरिया बेटा, आ जाओ आ जाओ। चलिए करिए। यस। ए, केवल एक सही है। दूरी दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी।
आइए आइए सुशांति बेटा, कम ऑन। ब्लैक दिख रही नहीं, चल तो रहा है बेटा यहाँ पर, एक बार रिफ्रेश करो। बिल्कुल, किसी वस्तु के द्वारा चली विस्थापन शून्य हो सकता है ना। बिल्कुल ऐसे देखिए, जैसे कोई भी दूरी है ना, कोई मोशन कर रहा है एक साइकिल में सर्कुलर, तो भाई अगर ये यहां से ये चली, ये देखिए ये यहां से चली यहां, तो इसका विस्थापन कहाँ हुआ है, शून्य हो गया, तो विस्थापन शून्य हो गया। लेकिन दूरी तो 2πr हो गई ना भाई, दूरी तो इसके कितना हो जाएगा, अगर हम बात कर लें इसकी दूरी की, यानी उसके हम डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, पूरा 2πr। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0। यहां एक पॉइंट आप सीखेंगे बेटा, दोनों पॉइंट पहले देखेंगे। एक आप समझिएगा यहां डिस्टेंस क्या चीज होती है, डिस्टेंस यानी दूरी, और दूसरा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। ये पहले समझेंगे। देखो दूरी जो होती है बेटा, जैसे दो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो मोशन में देखो ऐसे मान लो ऐसे गया ये ऐसे आया और ऐसे फिर आया, तो ये टोटल पाथ की जो लेंथ होती है, टोटल पाथ की लेंथ, इसको हम बोलते हैं दूरी। ये यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट के जाने के लिए इस तरीके से ये गया, तो इसको बोलेंगे हम डिस्टेंस। लेकिन जो शॉर्टेस्ट है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इसको स्मॉल डी से और इसको कैपिटल डी से दिखाएं तो ये आप देखिए ये डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहां पर आप ऐसे अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और ये वेक्टर है बेटा, वेक्टर। अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो ये ध्यान रखना होगा, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, और इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। लेकिन ये क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस जो होती है ये है स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि। वेक्टर का मतलब बेटा हिंदी में बोलते हैं इसको सदिश, और ये वाली क्या है अदिश राशि। अदिश का मतलब हुआ स्केलर, ये स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो स्केलर की अगर हम बात करें तो स्केलर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगा, टोटल कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो डिस्टेंस क्या है, अदिश राशि है, यानी इसे किसी भी दिशा की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसको दिशा की जरूरत पड़ेगी। ये ए से बी की ओर जा रहा, तो ये डायरेक्शन को हम पॉजिटिव माने। अगर कहीं ये लौट करके इधर चलाए तो ये नेगेटिव डायरेक्शन हो गया, बात क्लियर। और अगर ये फिर से यहां पर फिर आ गया अगर, तो कहेंगे ये 0 हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए ये घूमता हुआ यहां पर आ जाए तो इसका 0 नहीं होगा, दूरी 0 नहीं होगी, दूरी कभी 0 होती नहीं। टोटल लंबाई जितनी होती है वो सब, बात कलम खत्म। तो यानी इसको, अच्छा ऐसे ही होता है क्या, ऐसे ही होता है स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस के हिसाब से चलती है, और डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से क्या चलता है। यानी अगर हम बोले कि डिस्टेंस पर सेकंड में कितना डिस्टेंस कोई कर रही है ना, कितना दूरी कर रही है, बस ये फिर से समझो। मैंने आपको बताया ये दूरी है, ये पूरी की पूरी, ये जो चाल, ये देखो बेटा, ये पूरी की पूरी अगर हम बोलें तो ये यहां से लेकर के यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक, ये जो जा रही है ये दूरी है। इसकी पूरी लंबाई आपको क्या करना होगा, चेक करना होगा, ओके। और अगर यहां से लेकर के यहां की बात कर दें लल्ला, दिस इज दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में ये जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड, बात क्लियर हुई। तो ये, और अगर हम बात कर ले, और ये अदिश राशि मतलब इसको ये नहीं पता, इसको जरूरत नहीं है कि पूरब जा रहा है, उत्तर जा रहा है, पश्चिम जा रहा है, इससे कोई मतलब लेना देना है नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए इसका हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन इसका पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और 0 भी होगा। नेगेटिव पॉजिटिव कैसे होगा ये थोड़ा सा आप देखें। अगर मान लीजिए, अगर देखो कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे एक वृत्त में घूम रहा है, ये ऑब्जेक्ट
देख लो ऑब्जेक्ट है ये, अगर यहां से होकर के इसी पॉइंट से ऐसे घूमता हुआ यहां पर आ जाए तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस तो हो जाएगी 2πr। भाई इसकी पूरी की पूरी परिधि का पूरा पूरा सरकमफेरेंस। बात क्लियर ना? वो क्या है 2πr। और यहां पर अगर हम बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगी? ये शून्य हो जाएगा इस केस में। क्यों? क्योंकि जहां से चला वहीं पर आ गया तो भाई विस्थापन। वो धीरे धीरे अभी आज आप सारा सवाल करेंगे ना तो हमने इसी पर रखा है बेटा, सारे वेक्टर है ना, सारे वेक्टर पे नॉन वेक्टर पे ये यानी स्केलर पे ही रखा हुआ। तो आज आपको सब समझ में आ जाएगा, हर सवाल समझते हुए चलेंगे, ठीक है ना? इसलिए आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो सदिश अदिश जो होगा हम लोग यहां पर बात कर लेंगे, जिसके लिए दिशा चाहिए। अच्छा, जैसे मान लीजिए ये पूरब की दिशा में जा रही है, यानी ईस्ट डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, लेकिन ईस्ट डायरेक्शन से अगर बैक आ जाए तो आप बोलेंगे ये निगेटिव ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, पश्चिम में। हालांकि ये पश्चिम में जा रहा है, अगर वेस्ट लिख देंगे तब तो वो पॉजिटिव हो गया, लेकिन हमें इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर हम बैक आ गए तो हम बोलेंगे वो निगेटिव ईस्ट में चला गया, ठीक है? सो डोंट वरी, आज का सवाल इसी पर है, पूरा मोशन पे है ना अभी, इसीलिए तो हमने, और इसको हमने बहुत बाखूबी रखा हुआ ताकि एक एक सवाल को समझ के चलें। हर एक का हमने इसमें डेफिनेशन रखा हुआ है। हमारा यहां पर मकसद है आपको पूरे टॉपिक को समझाना, ठीक है ना? क्वेश्चन तो हम कभी भी करेंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए हमें, हमारा वही पर्पज है यहां पर। चलिए आप देखिए, अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड मे हैव चेंजिंग वेलोसिटी। ये कह रहा है यदि कोई वस्तु समान चाल से चल रही है तो उसका वेग बदल सकता है। चाल और वेग यानी स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। अब देखो इसके बारे में आपको समझना होगा। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर है, और ये क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये समझ लेना। अब अगर किसी को स्केलर है तो ये इसका सिर्फ पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखना, और ये है तो इसका जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, सब सारे उसके क्या होंगे? वैल्यू हो सकते हैं। इतना बस आपको ध्यान देना बेटा। बताओ, अच्छा, यदि कोई वस्तु समान चाल से चल रही है तो उसका वेग बदल सकता है। और दूसरा कह रहा है यदि कोई वस्तु समान वेग से चल रही तो उसका त्वरण शून्य होगा। और लोग बताइए, इसको एकदम समझ के चलना है बेटा ये टॉपिक, नहीं तो ये टॉपिक एक आध दो सवाल आएंगे तो उलझा सकता है। ओके, कुछ लोग कह रहे हैं, अभी दो ही जन, अमृतेश ने कहा सी, लकी ने भी सी कहा, शुभम ने, ओके सभी लोगों ने सी कहा। फिर भी नहीं कुछ हो रहा है बेटा, अखिल सबके पास है तो इसका मतलब आपकी तरफ से ग्लिच है लल्ली, इधर से नहीं है। इधर से मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अगर किसी के पास और नहीं जाता तो भी कुछ हो पाता। सब सी, सी बिल्कुल सही। यहां पर ये सी है ना, इसमें क्या है? ये सी है। अब इसको समझेंगे हम लोग, ये क्या बोल रहा है? यदि कोई वस्तु समान चाल से चल रही है तो उसका वेग बदल सकता है, यानी अब बॉडी मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड मे हैव चेंजिंग वेलोसिटी, मे हैव चेंजिंग वेलोसिटी, है ना? वेलोसिटी क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। कैसे? यही वाला समझ, बाकी तो ये आपको समझ में आ रहा है। आइए हम ये लोग समझते हैं। देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक समान वृत्ताकार मार्ग पे कर रहा है तो आप देखेंगे कि मान लीजिए मैंने कहा कि ये जो है 10 मीटर, अरे यार, मैंने मान लीजिए हमने कहा ये 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये मूव कर रही है, तो ये देखो ये तो समान चाल यानी हो रहा है, यानी ये कितने की स्पीड से चल रही? 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड है। लेकिन आप देखो लल्ला, यहां पर है तो यहां डायरेक्शन है, यहां पर है तो इसका डायरेक्शन कहां हो गया? इधर हो गया। और अगर यहां पर पहुंच रहा है तो यहां पर इसका डायरेक्शन कहां हो जा रहा है? इधर हो जा रहा है। अगर यहां पर देखें, यहां पर पहुंच रहा है तो यहां पर डायरेक्शन इसका इधर हो जा रहा है। क्योंकि डायरेक्शन, चाल तो समान है, ध्यान से समझिएगा, चाल तो उसकी क्या है? समान है, चाल उसकी क्या है? समान है, लेकिन दिशा तो बदल रही है। और अगर दिशा बदलेगी तो बेटा वेलोसिटी तो चेंज ही होगी, वेलोसिटी।
वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है। और वेक्टर वेक्टर जो होती है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करती है, यानी परिमाण परिमाण पर भी प्लस दिशा पर भी, दोनों पे करेगी, दोनों पे करेगी। तो देखिए, अब दूसरी चीज, त्वरण की बात। अगर कोई त्वरण का मतलब क्या होता है पहले आप समझिएगा। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? यानी एक सेकेंड में, जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा कि जी की वैल्यू कितनी होती है? जी, गुरुत्वीय त्वरण जिसको आप बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी इज टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम इसको ये मान लेते हैं 10 मान लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों भाई, कोई प्रॉब्लम इस किसी को? इसका मतलब क्या होता है? जैसे अगर हम किसी भी बॉल को छत से गिराएं, अगर हम किसी भी बॉल को छत से गिराएं, तो ध्यान दीजिए, ये बॉल अगर आप गिराएंगे तो अगले सेकंड पर ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड ले लेगी। फिर अगले सेकंड पर, यानी इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड। फिर अगले सेकंड पे इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकंड। फिर अगले सेकंड पे क्या हो जाएगी? 30 मीटर पर सेकंड। और फिर अगले सेकंड क्या हो जाएगी? 40 मीटर। यानी 10-10 के गैप में ये बढ़ रहा है। तो ये यही बताती कि हर सेकंड, हाँ 9 पॉइंट, हर सेकंड कोई स्पीड, जैसे आप गाड़ी जब शुरू करते हैं, जब खड़ी खड़ी है, जीरो पे है, जीरो से थोड़ा सा आगे बढ़ी, इसका मतलब एक्सेलरेट हुई। लेकिन आप अगर 80 की स्पीड से जा रहे हैं तो आप में एक्सेलरेशन नहीं है। अगर हर मिनट जैसे 80, 81, 82, 83, 84, 85 आप एक्सेलरेटर देते चले जा रहे हैं हर सेकंड, तो उसको बोलेंगे कि आप कितना बढ़ा रहे हो। तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ऐसे। यानी मान लीजिए 80 की स्पीड जा रहा है, आपने 85 अगले ही मिनट, अगले सेकंड बढ़ा दिया, तो आप 5 हो गई। आप हर सेकंड जो बढ़ती है दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप एक सीधी जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, आप 80 किलोमीटर की स्पीड से सीधे पूरब दिशा में जा रहे हैं। कितने स्पीड से? 80 किलोमीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड में कैसे चलेंगे इतना, तो पर आवर, इतनी स्पीड से जा रहे हैं। हालांकि वो कोई बात नहीं, इस स्पीड से ये जा रहे हैं पूरब की दिशा में। तो आप 80 की स्पीड से ही जा रहे हैं, तो 80 में ऐसे जा रहे हैं, तो 80 वाला बताओ कुछ हुआ? नहीं। ये यहां पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? यहां एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। अच्छा, यहां पर एक्सेलरेशन जबकि 10 मीटर पर सेकंड की ही स्पीड से ये चल रहा है, स्पीड से मैं बोला, स्पीड है ना, और वेलोसिटी भी इतनी है, बट डायरेक्शन इसका चेंज हो रहा है। तो ये बताओ, ये एक्सेलरेटेड मोशन है या नहीं? ये बताओ, अगर वृत्तीय कक्षा में अगर कोई वस्तु एक समान वृत्ति यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है, तो क्या वहां पर एक्सेलरेशन होता है? बोलिए, क्या वहां एक्सेलरेशन है कि नहीं? हाँ, वही बता रहा हूं, वही वाला बता रहा हूं बेटा, एकदम वही है। फर्स्ट ए का ही। शुभम, ध्यान दो इधर। मैंने आपको बताया कि अगर कोई एक वृत्ताकार मार्ग में चल रही है, तो हर समय कभी इधर दिशा, कभी इधर दिशा, कभी इधर दिशा, कभी इधर, तो भाई वेलोसिटी 10 ही मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। चाल तो यही है, बट देखो हर जगह पर इसका डायरेक्शन बदल रहा है। तो डायरेक्शन बदलेगा तो भी तो हम बोलेंगे ना कि भाई इसका वेलोसिटी चेंज हो रही। बोलो, ये एक्सलेरेट, इसीलिए ये क्या हो रहा है? अब एक्सलेरेशन का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी प्रति सेकंड, प्रति सेकंड क्या हो? बदलने वाला क्या? वेग। प्रति सेकंड वेग में होने वाला परिवर्तन, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, आप क्या कह लीजिए। समझ में आई बात? तो ये देखो, यानी हमेशा वृत्ति जो पथ होती है ये एक्सलरेटेड होगी, जबकि समान चाल तो समान। कभी ये बोल सकता है कि अगर कोई वस्तु एक समान चाल से चलती हो तो क्या उसमें एक्सलेशन होगा? तो आप बिल्कुल बोलोगे, समान चाल से अगर वृत्ताकार मार्ग पे चल रही होगी, यानी एक सर्कुलर मोशन कर रही होगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन कर रही होगी सेम स्पीड से, तो वो एक्सलेटेड होगी, यानी उनमें त्वरण होगा। क्यों? क्योंकि भाई डायरेक्शन बदल रहा है ना, डायरेक्शन तो बदल रहा है। हाँ बिल्कुल, वी चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज होगा, यही तो, यही तो, बस गुड, है ना, बात क्लियर होगी ना? बात क्लियर हो रही ना? कौन है ये चंदन भैया?
अच्छा, ये बकवास कर रहे हैं? ये बकवास कर रहे हैं, ये है कौन भैया चंदन? देखो इनकी गलती नहीं बेटा, ये जेनेटिक डिस्टरबेंस आदमी है। और जीन कहाँ से मिलता है? पेरेंट्स से। ये इनकी गलती थोड़ी है कि इनको गुरु के साथ या टीचर के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, बात करने का तरीका। अब हम कह रहे हैं हम ये बकवास कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, उस पर छोड़ो, उस पर। ये चाहते हैं कि हम उसको इंटरटेन करें, वो पढ़ने वाले नहीं हैं। समझ रहे हैं ना? चलो चलो, यहां पर ये बात समझ गए। तो यानी क्यों ये, अच्छा ये अगर एक समान चाल से चल रहे हैं, अगर मान लीजिए अगले ही पल ये, अगर मैं पूछूं, अगर ये कोई चल रहा है, अगले सेकंड इसका 85 हो जाए, फिर अगले सेकंड इसका 90 हो जाए, फिर अगले सेकंड इसका 95 हो जाए, अब बताओ इसमें कितना एक्सलेशन है? बताओ जल्दी से बोलो, इसमें एक्सलेशन कितना है? बोलो बोलो बोलो, छोड़ो बेटा उसको, उससे मतलब नहीं है। वो ऐसे ही लोग हैं, कुछ लोग होते। कितना होगा एक्सलेशन बताओ हमें इसमें? बोलो बोलो बताओ जल्दी से, कितना एक्सलेशन है इसमें? मैं पूछ रहा एक्सलेशन यानी त्वरण कितना है इसमें, त्वरण कितना है? त्वरण यानी कहते हैं ना त्वरित चलो, त्वरित, या एक्सलेशन, एक्सलेटर कहते हैं यार, थोड़ा और एक्सलेटर बढ़ाओ। 5, समझ गए? 5 है ना? क्यों? क्योंकि आप देखो 80 से 85, 85 से 90, तो ये अंतर जो होता है बेटा, उसको बोलते हैं एक सेकेंड में कितना स्पीड में परिवर्तन हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो जब ब्रेक मारते हैं तो कम होता है, तो उसको हम, उसको भी निगेटिव, लेकिन वो क्या है, वो आगे अब तो पीछे हो रहा है, यानी स्पीड जब घटने लगी तो उसको बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन, जैसे ब्रेक मारोगे तो रुकेगा। अगर मान लीजिए ये 80 चल रहा है, हमने कहा कुछ समय बाद, एक सेकंड बाद इसकी 85 हो, 75 हो गई, फिर 80 हो, 70 हो गया, तो ये देखिए 5 मीटर से निगेटिव, यहां पर निगेटिव एक्सलेशन और यहां पर पॉजिटिव एक्सलेशन। नेगेटिव एक्सलेशन को हम लोग मंदन भी कहते हैं, मंदन, या हाँ इसको रिटार्डेशन जिसको आप बोलते हैं। हाँ, जो अंतर है उसमें वही तो है एक्सलेशन। बात क्लियर? चलो अभी इसीलिए मैंने क्वेश्चन अच्छे रखे हुए हैं, क्वेश्चन सब अच्छे हैं बेटा, सब आपको समझाएंगे, सो डोंट वरी, बिल्कुल डरना नहीं है, अपने आप ये धीरे धीरे सब क्लियर होगा। रिटार्डेशन, गुड। यहां पर देखिए हिंदी या इंग्लिश में देखिए, त्वरण एक सदिश करें, एक्सलेरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यदि कोई वस्तु समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण शून्य होता है। ये कह रहे हैं अ बॉडी विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी हैज एक्सलेरेशन 0। क्या ये है तो बताओ, चलो जल्दी से। एक एक सवाल समझना है, चाहे जितना सवाल हो, बस। सी, बिल्कुल है ना? गुड, वेरी गुड, इसमें तो कोई समझना नहीं है, इसमें तो अभी हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट, नेक्स्ट, यदि कोई वस्तु त्वरण कर रही है, यानी इफ अ बॉडी इज एक्सलेटिंग, इट्स स्पीड मस्ट बी इंक्रीजिंग, तो उसकी चाल अवश्य बढ़ रही होगी। क्या यह बात सही है? क्या उसकी चाल अवश्य बढ़ रही होगी? यह ध्यान से अभी हमने पढ़ाया है। हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखो, ऋणात्मक त्वरण को हम लोग मंदन कहते हैं। बताओ विच वन इज करेक्ट? इसको थोड़ा खोल के रखिए भाई, तो खोलो। हो गया? गुड, समझ में आई बात? इसमें कोई डाउट? क्या है? हाँ, केवल दो सही है ना? पहला वाला सही नहीं हो सकता। अरे भाई, मैंने अभी आपको बताया, एक हिंट भी दिया मैंने कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो ये देखो, यहां पर कहां चाल बढ़ रही, चाल तो 10, मैंने आपको बताया कि 10 मीटर पर सेकेंड ही है, लेकिन फिर भी वस्तु त्वरण में है कि नहीं बोलो? ये देखो, यहां पर ये चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड की वजह से, चाल की बात कहा है, चाल की बात कहा है।
हाँ डिक्रीज करेगी, नहीं डिक्रीज करेगी तो तब तो त्वरण क्या, तब तो मंदन हो जाएगा, निगेटिव बोलेंगे फिर तो निगेटिव बोलती। नहीं बढ़ने और घटने का नहीं बेटा, यहां पर यह बता रहा है कि अवश्य बढ़ रही होगी, त्वरण की बात कर रहा है। निगेटिव त्वरण बोलेगा तो मंदन बोलेगा वो। हाँ आप बिल्कुल वो उस तरीके से भी आप सोच सकते हो, लेकिन इसी केस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही अगर आप देखें तो ये तो त्वरित गति है, यानी एक्सेलरेटेड मोशन है। हाँ बिल्कुल, ये देखो स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, त्वरण हो रहा है। रिटार्डेशन भी बोल सकते हो आप, बिल्कुल कोई बात नहीं, आप उस तरीके से भी समझ सकते हो, लेकिन मेन वो यहां पर पूछ रहा है। इज दैट क्लियर? अभी हमने आपको समझाया कि 10 मीटर पर सेकंड ही है, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, जस्ट ओनली फॉर द चेंज ऑफ डायरेक्शन, ओनली ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, एक्सलेशन क्या हुआ, हो गया। बात क्लियर? इसमें किसी कोई डाउट? ओके आगे बढ़ते हम लोग। जब कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी जाती है, यानी अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड हैज जीरो वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। अरे ये कहें कि कोई वस्तु फेंकी जा रही है ऊपर यहां पर, तो भाई जाहिर सी बात है कहां तक जाएगी, ऊपरी बिंदु पर वस्तु का त्वरण भी शून्य हो जाता है। बोलो क्या यह बात सही है? क्या यहां पर पहुंचेगा तो त्वरण इसका शून्य हो जाएगा? त्वरण का मतलब ध्यान रखना, त्वरण का मतलब ध्यान रखना कि एक सेकंड में चाल में होने, वेग में होने वाले परिवर्तन, एक सेकंड का टाइम लगना चाहिए। समझ में आई बात? अब बताओ। देखो नहीं, अरे मेरे लाल देखो, जैसे जैसे आपने इस बॉल को फेंका, देखो यहां पर अगर कोई बॉल गई, पहले आप समझो, समझो ध्यान से तब बताना होगा। जैसे बॉल यहां गई तो जाहिर सी बात है ऊपर जाएगी तो रुक जाएगी, लेकिन क्या वहां आधे घंटे रुकी रहेगी? क्या वहां आधे घंटे रुकी रहेगी क्या? कितना रुकी रहेगी? एक सेकंड रुकी रहेगी, फिर नीचे आएगी। तो भाई यहां एक सेकंड जैसे फिर से आ गई तो फिर से त्वरण हो गया। हाँ वो त्वरण हो गया। अब ये वाला त्वरण तो पॉजिटिव, ऊपर जा रही तो नेगेटिव त्वरण था। हाँ एक्सलेशन यहां पर रहेगा बेटा, बिल्कुल। एक्सलेशन ऊपर जा रहा है तो नीचे तो रहेगा ना भाई, यहां पर ये जीरो है, लेकिन अगले ही सेकंड में ये देखो, अगले ही सेकंड जैसे ये पहुंची, मान लीजिए यहां पहुंची, तो एक ही सेकंड तो रुकेगी, और जैसे गिरी तो एक सेकंड में वो 9.8, फिर 9.8, फिर 9.8, फिर 9.8। बात क्लियर? ये तो जीरो यानी ये वाली बात तो सही है, लेकिन ये वाली बात गलत है, यानी विच वन, क्या कर रहा है, शून्य हो जाता है, ये वाला गलत हो गया। हाँ वेलोसिटी जीरो हो गया, यहां पर तो जीरो हो गया। यही तो सीखना है ना कि कहां पर आपको ये घुमा रहा है, कहां पर वेलोसिटी जीरो होगी, कहां पर क्या जीरो होगी, इसीलिए मैंने ऐसे सवाल बनाए हैं कि आप कंफ्यूज हो। बात क्लियर ना? भाई आप पहले सोचो, कोई बॉल आप फेंकते हो फेंकते हो फेंकते हो, धीरे 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 जाके एक तरफ एक हाइट तक जाती है, फिर अगले ही सेकंड नीचे गिर जाती है ना। अच्छा जब हम कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो उस पे एक्सलेशन लगता है नेगेटिव जी, ऊपर फेंकेंगे तो, क्योंकि जी नीचे की तरफ खींच रहा है, आपका दम ऊपर की तरफ लग रहा है, आपने जो एक्सलेशन दिया, आपने ए दिया है ऊपर की तरफ, और वो नीचे की तरफ गिर रहा है ना, नीचे की तरफ, मतलब नीचे की तरफ वो खींच रहा है, इसीलिए इसके ऊपर एक निगेटिव लग रहा है, यानी निगेटिव लग रहा है। लेकिन जब इस डायरेक्शन में गिरने लगेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव जी। भाई कोई वस्तु जब नीचे गिर रही है इसका मतलब ग्रेविटी खींच रही है, ऊपर फेंक रहे हो, क्यों उतनी ही दूर गई? अगर भाई आप दम लगा के खींचते, अगर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं होती तो फेंक देते, चली जाती कहां, आसमान में। समझिएगा, ठीक है, बात क्लियर हुई? चलो अगला सवाल, बहुत आराम से पढ़ेंगे तो मजा आएगा। यूनिफॉर्म मोशन मींस इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समान गति का अर्थ है समान समयांतराल में समान दूरी तय करना। असमान गति का अर्थ है समान समयांतराल में अलग अलग दूरी तय करना। बोलो, अच्छा है सवाल।
हम लीनियर मोशन की वहां पर उसने बात नहीं की लल्ला वेद प्रकाश। उसने ये कहाँ बोला? बोला है क्या? ए। अच्छा चलिए देख, कह रहे समान गति का अर्थ है कि समान समयांतराल में समान दूरी तय करना, बिल्कुल, है ना? ये बात तो सही, ये भी सही। असमान गति का अर्थ है समान समयांतराल में अलग अलग दूरी तय करना, ये भी तो सही है। बोलो भाई, ये कह रहा है 1 सेकंड में इतना जा रहा है, अगले सेकंड में इतना जा रहा है, अगले सेकंड में इतना जा रहा है, अगले सेकंड में इतना जा रहा है, तो ठीक है। तो इसी को तो बोलेंगे ना, ये क्या बोलेंगे? समान गति, समान समय में समान दूरी। असमान गति का मतलब समय तो इतना ही लगा, लेकिन ये इतना चला, अगली बार ये इतना चला, फिर ये इतना चला, फिर ये इतना चला, तो ये कैसे बोल सकते हैं? असमान का मतलब, हाँ, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, यस। सवाल बहुत आराम से पढ़िएगा, सवाल अपने आप में ठीक ठाक हैं, मैं पहले बता दूंगा, इसलिए सवाल के साथ में लापरवाही नहीं। चलो नेक्स्ट। मोशन का है सवाल ये। चलो, गति को हमेशा किसी सापेक्ष संदर्भ बिंदु के सापेक्ष मापा जाता है। मोशन इज ऑलवेज मेजर्ड रिलेटिव टू सम रेफरेंस पॉइंट, बिल्कुल जाहिर सी बात है भाई, मोशन तो हमेशा रेफरेंस है ना, रेफरेंस है, कोई रिलेटिव मोशन होता है भाई, कोई कम स्पीड से ज्यादा है, कोई ज्यादा स्पीड से जा रहा है, बोलोगे कि ये ज्यादा स्पीड से जा रहा है, अच्छा कोई बात नहीं। अ बॉडी एट रेस्ट, करें एक कोई बॉडी एट रेस्ट है और वन फ्रेम मे बी इन मोशन इन अनदर, और एक मोशन कर रही है, यदि वस्तु एक संदर्भ फ्रेम में स्थिर हो परंतु दूसरे फ्रेम में गतिशील, बोलो। बिल्कुल बेटा, दोनों सही हैं। अरे भाई क्यों, कोई वस्तु एक संदर्भ में फ्रेम में स्थिति, भाई ये देखो, जैसे दो वस्तुएं हैं, ये चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, दूसरे वाले केस में दूसरी भी वस्तु है जो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड चल रही है, तो इसके सापेक्ष ये तो स्थिर है ना। लेकिन एक यहां पर कोई बंदा खड़ा है, ये यहां पर खड़ा है, मान लीजिए ये खड़े हैं, तो इनके लिए तो ये चल रही है। हाँ बिल्कुल, आप एक समान स्पीड से, बिल्कुल सही आप कर सकते हो कि भाई अगर आप बस में बैठे हो तो भी देखो, दोनों में भी बेटा, अगर दोनों समान चाल से चल रही हैं तो एक दूसरे के प्रति अगर सापेक्ष देखें तो क्या है, स्पीड क्या, जीरो। बोलो, बात क्लियर? अच्छा, इज दैट क्लियर? कि 10 और देखो ये स्पीड से, और ये वाला खड़ा है तो देख रहा है उसके सामने से आप साए से निकल गए, तो उसको तो क्या लगा? ट्रेन में बैठा आदमी, बिल्कुल ये देखो क्या बढ़िया, तेज ट्रेन में बैठा आदमी क्या है, वो उस ट्रेन के प्रति, तो ट्रेन उसके लिए क्या है, स्थिर है, क्योंकि जैसे वो चल रहा है उतनी स्पीड से वो ट्रेन चल रही है। लेकिन बगल वाला खड़ा हुआ तो ट्रेन उसके सामने से गुजरेगी, बिल्कुल। ये देखो दोनों, कार में बैठा पर्सन या समान गति से चल रहा हुआ आदमी, समझ में आया? इसलिए क्या होगा, दोनों सही होगा। चलो अब यहां पर अगला वाला देखते हैं, एक एक पॉइंट को बहुत आराम से लीजिएगा बेटा, बहुत जबरदस्त चीजें हैं, मैं आपको पहले बता दूं। लीनियर मोशन में वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है, वृत्तीय गति में वस्तु की दिशा निरंतर बदलती रहती है।
इसीलिए मैंने बहुत टाइम दे करके एक एक सवाल को फ्रेम किया बेटा, एक एक सवाल मैंने फ्रेम किया खुद। ओके ना? इसलिए कि मैं सारे टॉपिक को ही, जितना मोशन है ना, इसमें पूरा कवर कर दूं, और फिर आप जब क्वेश्चन उठाएंगे तो आपको बहुत हल्के लगेंगे। बिल्कुल सही। क्यों भाई, यहां पर किसी कोई डाउट? यानी दोनों क्या हैं? दोनों सही है ना? बिल्कुल गुड। नेक्स्ट, ये देखिए, ये कह रहे हैं यदि वस्तु एक ही पथ पर बार बार गति करती है तो उसे आवर्त गति कहते हैं। पेंडुलम की गति एक वृत्तीय गति का उदाहरण है। देखो, आवर्त गति क्या होती है? जब अपने ही पाथ को एक निश्चित टाइम इंटरवल में बार बार दोहराती रहती है। जैसे ये देखो, अपने पाथ को दोहराती रहती है, ठीक है। पहले आप बता लो तब हम समझाते। अब यही समझ, जो अपने पथ को बार बार दोहराती रहती वो क्या होती है? पीरियोडिक मोशन। केवल एक सही है। आइए हम यहां समझते हैं। देखिए बेटा, अब गतियों की बात करते हैं, मोशन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। टाइप ऑफ मोशन है ना, टाइप। तो एक होता है जो कि आपने देखा लीनियर, जैसे कार चल रही है रोड पे, है ना, जो चल रही है ऐसे सीधे, ये लीनियर हो गया। सेकंड क्या हो गया इसमें? सेकंड हो गया सर्कुलर। सर्कुलर, जो चारों तरफ घूम रही है किसी वस्तु के, ये देखिए ऐसे घूम रही है, ये सर्कुलर हो गया। ऐसे कोई वस्तु जा रही है, लीनियर हो गया। एक हो जा एक होता है इसमें जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल, अच्छा ये हिंदी समझ रहे हो ना? लीनियर मतलब रेखी, सर्कुलर मतलब वृत्तीय, है ना? तो प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब होता है जब आप किसी वस्तु को फेंकते हैं, ऐसा पैराबोलिक पाथ पर करता है। कितना? परवलयाकार, पैराबोलिक, परवलयाकार। जैसे बंदूक से निकली गोली, तोप से निकली गोली, आप चलते हुए गाड़ी से कोई वस्तु फेंकते हैं, तो जो भी वो ऑब्जेक्ट जो उसको फॉलो करती है, उसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी प्रक्षेप गति। क्या बोलते हैं? प्रक्षेप गति। फिर होती है बेटा आवर्त गति। आवर्त गति को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक, पीरियोडिक, एक पीरियड के बाद, एक निश्चित पीरियड के बाद अपने अपने पाथ को ही वो क्या करती है? रिपीट करती है। अपने पाथ को हर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करती है। जैसे अर्थ सन के चारों ओर 365 दिन में घूमती है तो घूमेगी। अर्थ सूर्य के चारों ओर, अर्थ के चारों ओर जो है सैटेलाइट घूमता है तो घूमता है। ये पीरियोडिक मोशन है। ओके, किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ ये ऐसे देखो, एक निश्चित टाइम इंटरवल में अपने पाथ को कवर करती तो पीरियोडिक। जैसे अब हम बात करते हैं इसमें, एक होता है ओसिलेशन, ओसिलेटरी मोशन, यानी इसको हिंदी में हम बोलते हैं बेटा दोलन। दोलन भी एक टाइप का पीरियोडिक मोशन है। ठीक है ना? यानी ये भी ये प्रोजेक्टाइल, लेकिन यहां पर एक निश्चित बिंदु के दोनों तरफ, ये देखो एक माध्य स्थिति, यानी ये मीन पोजीशन की, याद रखना, ये पूरा सर्कुलर नहीं जाएगा। सर्कुलर हुआ तो पीरियोडिक डायरेक्ट हो जाएगा। ओसिलेटरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक मीन पोजीशन के दोनों तरफ ये क्या करता है? इधर और इधर। इसके जैसे झूला है, झूला का मोशन पीरियोडिक तो है, हां, लेकिन पीरियोडिक वाला भी क्या है? ओसिलेटरी। और एक होता है जिसको हम बोलते हैं एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। इसमें भी यही होता है, लेकिन इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन होता है कि अगर फोर्स बढ़ेगा, अगर क्या बोलते हैं, अगर ये जितनी दूर जाएगा, यानी ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ये जो बढ़ा, उतना ही इस पर फोर्स ज्यादा लगे, उतना ही ज्यादा इसको खींचेगा, उसको हम बोलते हैं एसएचएम।
सिंपल हार्मोनिक मोशन। बिल्कुल। और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन भी एक ऑसिलेटरी मोशन ही है। हाँ, नहीं, दोलन में किसी वजन का प्रभाव नहीं पड़ता। दोलन में वजन का प्रभाव नहीं पड़ता, लंबाई का प्रभाव पड़ता है और जी के प्रभाव पड़ता है। ओके ना, लेंथ और जी, इसका प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। इज दैट क्लियर? हाँ। ओके। अब ये देखिए, ये सब में आ सकते हैं। अब आप सोचिए, एक साइकिल का पहिया घूर्णन गति करता है। ये कह रहे हैं साइकिल का पहिया घूर्णन गति, अरे एक गति तो हम भूल ही गए। यहां पर एक पढ़ लें और यहीं पर देख लेते हैं, रोटेशन मोशन। रोटेशनल यानी घूर्णन। घूर्णन होता है कि कोई एक धुरी के चारों तरफ, यानी कोई वस्तु अपनी किसी एक्सिस पे घूम रही है। जैसे मान लीजिए ये हमारी मोबाइल, मोबाइल को अगर यहां पर लगा दें तो ये मोबाइल एक एक्सिस के चारों तरफ अगर घूम रही है, ये ऐसे एक्सिस के चारों तरफ घूम रही है, तो यानी ये क्या कर रही है? घूर्णन, यानी रोटेशनल। तो चलिए अब आप बताइए, साइकिल का पहिया घूर्णन गति करता है। घूर्णन गति में वस्तु का पूरा शरीर एक ही रेखा पर चलता है। चलिए बताइए। बताइए बताइए, जल्दी बताइए, तब ना हम आगे बढ़ेंगे। राधे कृष्णा, बेटा तेज करो तब तो हम बताएंगे। आगे बढ़ेंगे, कैसे बढ़े बताओ। यानी इन रोटेशनल मोशन द एंटायर बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में चलती है। फर्स्ट इज करेक्ट, गुड। अरे मेरे लाल, मैंने कहा कहा लीनियर मोशन कहां करती, स्ट्रेट लाइन में चलती है क्या? अब भाई ये चारों तरफ, ये देखो कोई पहिया है, पहिया घूम रही है तो सीधे जा रही है। हाँ, दो गलत है, कंफ्यूज का क्या मतलब है? पूरा शरीर एक रेखा पर नहीं चलता, पूरा शरीर एक अक्ष, एक एक्सिस के चारों तरफ घूमता है, जैसे लट्टू घूम रहा है। जैसे अर्थ, अर्थ का रोटेशन क्या है? अर्थ का रोटेशन क्या है? रोटेशन ही तो है ना, रोटेशनल मोशन बोलते हो कि नहीं बोलते उसको? बोलो। पृथ्वी की घूर्णन गति तो बोलते हैं उसको। तो रोटेशनल मोशन देखो, तो ये चारों तरफ से ऐसे घूम रहा है। तो ए इज करेक्ट, नॉट बी। तो उल्टा बोलते, अगर बोलता घूर्णन गति में वस्तु का पूरा शरीर किसी एक एक्सिस के चारों तरफ घूमता है, किसी एक एक्सिस के चारों तरफ घूमता है। हाँ, देखिए, घूर्णन में, अच्छा घूर्णन में, अच्छा, अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही है, रोटेशनल। अर्थ जो है सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, दैट इज सर्कुलर। और एक निश्चित टाइम पर वो बार बार घूम रही है, इसलिए वो पीरियोडिक भी है। अर्थ भाई, चूंकि एक फिक्स टाइम में कोई पाथ को बार बार एक फिक्स इंटरवल में अगर कोई चीज घूम रही है तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? कहां, कहां गलत है? द व्हील ऑफ अ बाइसिकल एक, है ना, एग्जिबिट रोटेशनल मोशन, द रोटेशनल मोशन द इंटायर बॉडी मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, कहां गड़बड़ है? अमृतेश, सही तो है दोनों, कहां गड़बड़ है? एक ही रेखा पर चलती है बोल रहा, रेखा पर, रेखा यानी स्ट्रेट लाइन मेरे लाल, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पर चलती है वो। एक ही बिंदु के चारों ओर घूमती है ऐसा लगेगा तो, या चारों ओर चलती है तो बात अलग है। ध्यान से समझिएगा, इसीलिए मैं बताया। चलिए नेक्स्ट। अब ध्यान दीजिएगा, अब सारा आप पढ़ चुके हो, गलत नहीं होना चाहिए। अ सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक समान वृत्तीय गति करता है। एक समान वृत्तीय गति में वस्तु का वेग परिवर्तित होता रहता है, यानी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज।
परितः होना चाहिए, बिल्कुल परितः। अरे नहीं, ऐसा नहीं बेटा, प्रियंका ऐसा नहीं बोलते। अच्छा लड़का है, वो भी पढ़ने वाला। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं मुझे बहुत पसंद होते हैं, पहले मैं बता दूं। सिर्फ वो फोकस्ड करते हैं, फोकस करो। कोई क्या बोल रहा है उसके बारे में कोई कमेंट नहीं, ठीक है ना? सिर्फ अपना देखो, कोई क्या बोल रहा है, मैं उसका जवाब दूंगा, वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, क्योंकि आपको अपना लगन लगाना बेटा। यस, यानी इसमें दोनों सही लग रहा है क्या? बोथ करेक्ट, है ना? बिल्कुल सही, बोथ करेक्ट, एकदम सही बोला है। यूनिफॉर्म मोशन ही तो करता है। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन भी करता है, और ये अगर एक वृत्ति कक्षा में गति करता है, तो क्या ये हम अगर अगर पूछे तो क्या ये पीरियोडिक मोशन भी है क्या? बोलो, क्या ये पीरियोडिक मोशन भी है? आप बताइए हमको जल्दी से। हम ये पूछना चाहते हैं, क्या सैटेलाइट का जो मोशन है अर्थ के चारों ओर, इज इट अ पीरियोडिक मोशन आल्सो? बोलो बोलो। बिल्कुल सही, पीरियोडिक मोशन भी होगा। क्यों? क्योंकि भाई अर्थ के चारों तरफ एक निश्चित टाइम में घूम रहा है ना। अगर मान लीजिए पोलर सैटेलाइट होती है या लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट होती है, तो उसको 90 मिनट तकरीबन लगता है, तो 90 मिनट में बार बार रिपीट करती रहती है। भाई कोई सैटेलाइट है, तो ये सैटेलाइट बार बार क्या करती है? ये देखो ऐसे चलती तो है, लेकिन फिर ये देखो। ओके, पीरियोडिक भी है। नेक्स्ट, ये कह रहे हैं कि रोटेशनल एंड रिवॉल्यूशन आर द सेम, यानी जो रोटेशनल मोशन होता है और रिवॉल्यूशन मोशन जो होता है वो दोनों एक होते हैं। यानी घूर्णन गति और परिक्रमण गति एक। पृथ्वी अपनी धुरी पर जो घूमती है यह परिक्रमण गति है। परिक्रमण मतलब जो परिक्रमा करने वाली होती है, यानी ये रेवोल्यूशन। अब इसमें किसी का गलत नहीं होना चाहिए, मैंने बहुत ज्यादा समझाया है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें कौन सा एक भी सही है क्या? दोनों सही है। कौन अभी बोला लकी? दोनों सही दिख रहा है ये, मतलब रोटेशन। दोनों गलत है बिल्कुल। भाई घूर्णन गति क्या होती है? देखो मैंने आपको क्या बताया, जैसे ये सन है बेटा, अरे भाई, जैसे ये सन है, तो सन के चारों तरफ जो मोशन कर रहा है, जैसे अर्थ, अर्थ चारों तरफ ये जो मोशन कर रहा है, इसको हम बोलते हैं बेटा परिक्रमण, परिक्रमा करना। ये है परिक्रमण, या इसी को हम क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन। ठीक है? और अपने एक्सिस पे जो घूमता हुआ है, जो रात दिन होता है, वो क्या है? वो रोटेशनल। तो दोनों अलग है ना, समान कैसे हो गई? पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह क्या है? बोलो, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये परिक्रमण गति है कि परिभ्रमण? एक होता परिक्रमण, एक होता परिक्रमा लगाना को परिक्रमण, और परिभ्रमण मतलब अपने परितः घूमना। नहीं पद्मा, रोटेशन सर के अराउंड नहीं, रोटेशन नहीं, रेवोल्यूशन। सन के अराउंड रेवोल्यूशन, और खुद के एक्सिस पे रोटेशन। ये इसको हम बोलेंगे क्या? इसको हम बोलेंगे रेवोल्यूशन, है ना? रेवोल्यूशन, या इसको बोलते हैं हम लोग परिक्रमण। अरे भाई परिक्रमा लगाना नहीं जानते? और दूसरा, जैसे अर्थ है ये, अर्थ अपनी एक्सिस पे जो घूमती है, इसको हम बोलते हैं रोटेशन, रोटेशनल, यानी परिक्रमण, ओ सॉरी परिभ्रमण, परिभ्रमण। समझ गए? हाँ गुड। तो मैंने ये लिख दिया, अब गलत नहीं होना चाहिए, अर्थ है। नेक्स्ट,
पीरियोडिक मोशन में वस्तु एक नियत अंतराल पर गति को दोहराती है। किसी ध्वनि की तरंगे आवर्ती गति का उदाहरण। बोलो। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल अच्छा है। सी, आवर्ती गति में सी सही है क्या? ध्वनि की तरंग आवर्त गति, यानी इन पीरियोडिक मोशन एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मूवमेंट एट अ फिक्स इंटरवल। Sound wave or an example are periodic motion. दोनों ही सही हैं। अरे मेरे लालों, एक चीज ये बताओ, मैंने एक एक चीज तो आप ये समझ लिया कि आवर्ती गति में वस्तु एक नियत अंतराल में अपने दोहराती है ना? ये कभी इधर जाएगी और फिर यहां आएगी, फिर इधर जाएगी और फिर यहां आएगी, यही ना? ये तो बिल्कुल अपने पथ को ये क्या करती रहती है, दोहराती रहती है। तो ये वाला तो बात सही है। दूसरा, ध्वनि की तरंगे। अच्छा, ध्वनि तरंगों को मैंने बताया था कि ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो क्या होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। क्या होती है? लॉन्गिट्यूडिनल। और लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब क्या? जैसे अब ये देखो, ये पार्टिकल है, जैसे आप यहां से बात कर रहे हो, ये ध्यान दीजिए, आप वास्तव में बात थोड़ी ना करते हो, आप तो इन्हीं वायु के कणों को टक्कर मारते हो। और ये किसी का कान है मान लो, और ये कान में है ये पर्दा, पूरा पर्दे तक पूरा भरा हुआ है। जब आप इसको फूकते हैं, यानी जब बोलते हैं, तो आप देखिए हवा निकलती है। अभी बंद कर दूं तो आवाज नहीं जाएगी, बंद कर दूं तो आवाज नहीं जाएगी। समझ पा रहे हैं ना? तो ये क्या होता है, जैसे ही हम इसको फूक मारते हैं, ये इधर हिलता है और ये कंपन करता है, ये कंपन करता है। देखो अपने एक पॉइंट पर, यानी ये मान लीजिए, हम अगर इसको मान लेते हैं, ये इसका पॉइंट है इसका, तो ये अपनी जगह पर आगे पीछे ऐसे करता है, देखो। और इसकी फ्रीक्वेंसी जब कितनी हो जाती है, 20 हर्ट्ज। आपने सुना होगा कि 20 हर्ट्ज कम से कम अगर ये अपनी जगह पर करेगा तो ही आपके कान के पर्दे पर ये हिट करेगा। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक। आपने सुना है कि हम कितने हर्ट्ज तक के साउंड सुन सकते हैं? हाँ। ओके, समझ में आई बात? हम सिर्फ क्या करते हैं, इन हवाओं को ही तो दबाते हैं, तो ये अपनी जगह पर क्या कर रहा है बेटा? बात क्लियर? समझ में आई बात? चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो यानी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट, जल्दी करते हैं। रैंडम मोशन में वस्तु की दिशा और वेग पूर्वानुमानित होते हैं। इन रैंडम मोशन द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर प्रिडिक्टेबल। क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो? रैंडम मोशन है तो। गैस अणुओं की गति रैंडम मोशन गति करती। बिल्कुल। बिना कंपन के कहां होती है, बोलो? आप लोग फिर बात ही कर लो। हम यहां चिल्ला रहे हैं और आप बात कर रहे हो। कौन सा सही है इसमें बताओ? क्या रैंडम मोशन में आप किसी की स्पीड और उसके मतलब उसके डायरेक्शन और वेग को बता सकते हो पहले से ही कि हाँ इधर जाएगा, उधर जाएगा, उधर जाएगा, उधर जाएगा? बोलो। बिल्कुल, ओनली बी, है ना? ये नहीं हो सकता। ओनली क्या है? बी। भाई रैंडम मोशन का कैसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो? नाउ द नेक्स्ट। संतुलित दोलन गति में वस्तु की ऊर्जा स्थिर रहती है। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। द मोशन ऑफ ए पेंडुलम इज ए पीरियोडिक मोशन। बोलिए।
बिल्कुल बेसिक हैं ये सारे, बिल्कुल। सी। बिल्कुल सही कहा आपने। यस, दोनों बातें सही हैं बेटा, क्योंकि देखिए, अगर कोई दोलन कर रहा है, कोई भी गति, ये लोलक है, यानी मैं पेंडुलम है, तो पेंडुलम अगर यहां जाएगा तो भाई इस डायरेक्शन में उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, यहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि स्पीड तो यहां ज्यादा, जैसे जाएगा वो ऊपर चला जाएगा, जैसे इधर जाएगा ऊपर चला जाएगा। जैसे आप झूला झूलते हैं, तो आप झूले में जब ऊपर चले जाते हो एक साइड, तो वहां पर आपका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है, और जब फिर से नीचे आते हो देखो स्पीड बढ़ जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन ओवरऑल जो है, ओवरऑल एनर्जी यानी पूरा मैकेनिकल एनर्जी जो है, अगर आप देखेंगे तो वो क्या होगी, यानी एनर्जी, जितनी भी एनर्जी है आपकी, वो फाइनल कितनी होगी, बराबर। यस, बोथ आर करेक्ट। अरे, ये कैसा दिया है, ना ना ना, गलत दिया है ये, बोथ। देखो हिंदी में अलग दिया था, इंग्लिश में अलग, तो दोनों बातें सही, बिल्कुल। नेक्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई, इसीलिए ना आप जितना ऊपर कहते हैं और ज्यादा धक्का मारो, जितना ऊपर जाते हो उतनी स्पीड आते हो। इसको, इन यूनिफॉर्म मोशन बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट। एक समान गति में वस्तु की चाल और दिशा दोनों अपरिवर्तित रहती, एक समान गति में त्वरण होता है। इन यूनिफॉर्म मोशन द ऑब्जेक्ट एक्सलरेट। गुड गुड। चलो आगे। क्या होता है भाई, इसका भी क्या है भाई, चाल तो ठीक है ये मान सकते हैं, लेकिन दिशा कहां अपरिवर्तित रहती भाई, दिशा तो हर पल पल बदलती, यहां यहां यहां, हर डायरेक्शन क्या हो रहा है, बदलती रह रही। बोलो। एक समान गति में, इन यूनिफॉर्म मोशन बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, वो मोशन में कहा, ओ नहीं बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं, ठीक ठीक ठीक, सही कर रहे हो। नहीं नहीं, कुल उल्टा हो गया। ये मोशन एक समान गति की बात, एक समान वृत्ति गति, मैं वो देख लिया था, नहीं नहीं नहीं, एक समान गति की बात करा, तो एक समान गति में चाल भी बराबर कांस्टेंट रहेगी और दिशा भी अपरिवर्तित रही, है कि नहीं। हाँ, सही 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 सही, बिल्कुल बिल्कुल। यानी ये तो सही लग रहा है, एक समान गति में त्वरण होता, एक समान गति में तो त्वरण हो ही नहीं सकता। त्वरण का तो मतलब ही होता है क्या, हर सेकंड पर स्पीड का बढ़ना, यानी वेग का बढ़ना। तो एक समान अगर गति है तो त्वरण कहां होगा लल्ला। ये वाली बात तो सही है, हम मानते हैं। हम सर्कुलर मोशन में चले गए थे, तभी तो बनाना शुरू कर दिए। यहां पर यूनिफॉर्म मोशन देखे तब समझ में आया। इफ ऑब्जेक्ट ऑन स्टार्ट, नहीं ये समान गति कह रहा है बेटा, वो अगर ये बोलता कि एक रेस्ट से चल रही है, समझ में आया अमृतेश, अगर कोई रेस्ट से चलेगी तो वो बोलेगा, और जब समान गति से चल रही, तो समान गति का मतलब है कि 40 से चल रही है तो चल रही है। या तो बोलेगा जब स्टार्ट होती है, ये बोलेगा जब स्टार्ट होगी तब बोलेगा, वो बताएगा आपको। ऐसा नहीं मनमानी एक समान गति बोल रहा है तो फिर क्या मतलब है स्टार्ट होने का। बिल्कुल आप सही करें, अगर कोई रेस्ट में है, रेस्ट से अब जैसे ही मूव करेगी तो वहां एक्सलेशन होगा, आगे भले वो एक समान गति से चले, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट में तो वो उसको एक्सलेशन देना पड़ेगा। भाई आप बाइक उठाते हो तो बाइक जब, बाइक की स्पीड बनानी होती है तो जब गाड़ी स्टार्ट करते हो फिर आप एक्सीलेटर देते हो तब ना आगे चलती है, यानी आपको एक्सलरेट तो करना पड़ता है। ठीक है, गुड। तो विच वन इज करेक्ट, फर्स्ट।
अच्छा अच्छा अच्छा, उस पर बोले हो क्या? हाँ तो नहीं, मैं वो, हाँ बिल्कुल गलत जा रहा था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मुझे यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म से ना दिमाग वही पकड़ लेता है। तो कोई नहीं, तो यहाँ केवल वन सही। नेक्स्ट, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट an object remain in its state of rest or uniform motion unless acted upon by an external force. न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि कोई वस्तु अपनी स्थिति में स्थिर रहती है या समान गति से चलती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। है ना? न्यूटन का दूसरा नियम रूप में व्यक्त किया जाता है, नियम के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां बल है वहां वस्तु का द्रव्यमान और त्वरण भी है। बोलो बोलो। नहीं, सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म कैसे होगा? जरूरी है क्या यूनिफॉर्म हो? सर्कुलर मोशन जरूरी है यूनिफॉर्म हो? वो बोलेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये थोड़ी कि सर्कुलर ही हो गया। सर्कुलर जब लगाएगा तो उसको बोलना, समझाना पड़ेगा। बिल्कुल, न्यूटन का भाई ये क्यों, ये दो वाला क्यों नहीं है? ये बोल रहा है F बराबर एम इंटू ए। क्या कह रहा है? न्यूटन का दूसरा नियम क्या व्यक्त करता है? कि जहां पर बल है वहां वस्तु का द्रव्यमान और त्वरण भी है। बिना बल के, बल रहेगा तो जाहिर सी बात है वहां क्या होगा? देखो, बल है तो ये है। ठीक है, बिल्कुल, यानी बोथ आर करेक्ट। न्यूटन फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, और सेकंड, नेक्स्ट, न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्रिया और प्रतिक्रिया बल एक ही वस्तु पर कार्य करता है। द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। विच वन? ना 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 ना। अच्छा, क्रिया और प्रतिक्रिया एक ही वस्तु पर लगता है बेटा। ये कैसे है? बोथ कैसे सही हुआ बताओ? जब आप दीवार पर चोट मारोगे तो आपके हाथ में भी चोट लगेगी, यानी दीवार ने आपको मारा। एक्शन और रिएक्शन जो होता है, दोनों क्या होते हैं? अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। समझ में आया? आप जिस पर, जैसे मान लीजिए आप पर से नाव पर से कूद रहे हैं किनारे, तो नाव पर से जब आप किनारे कूदोगे तो आपको आगे आप जाएंगे, नाव तो पीछे जाएगी ना। तो दो वस्तुओं पर एक्शन और रिएक्शन हमेशा दो वस्तुओं पर होता है। आप एक्शन करते हो, उधर से रिएक्शन होता है, तो हमेशा एक्शन और रिएक्शन में दो वस्तुएं इन्वॉल्व होती, ना कि एक। इज दैट क्लियर? जितना आप फोर्स उस पर लगाओगे वो भी आपके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन विपरीत दिशा में। आप इधर लगा रहे हो, वो इधर लगा रहा है, तो जितना तेज से मारोगे उतना तेज लगेगा। हाँ, दोनों पर। तो ये देखो, एक ही वस्तु पर बोल रहा है, इसका मतलब ये गलत, ये सही, ओनली ये। नेक्स्ट, रॉकेट लॉन्च के मामले में रॉकेट उत्सर्जित गैस द्वारा नीचे की दिशा में डाला गया बल न्यूटन के तीसरे नियम के उदाहरण। In the case of a rocket launch, the force exerted by the rocket exhaust gas downward is an example of Newton's third law of motion.
रॉकेट की ऊपर की गति नीचे की दिशा में उत्सर्जित गैसों द्वारा उत्पन्न विपरीत प्रतिक्रिया का परिमाण है। The rocket motion upward is a consequence of the equal and opposite reaction to the downward exhaust force. बोलो। अरे नहीं लल्ला, ये सब तो देखो, क्लासमेट हो तो क्लासमेट तो थोड़ा खिंचाई करते हैं। अब क्लासमेट की बात का बुरा मान रहे हो? हम्म। वो तो खिंचाई करते रहते हैं, तो समझना चाहिए कि क्या चीज है। कौन सा? The rocket motion upward is a consequence of the equal and opposite reaction of the downward exhaust. Both are correct. ऐसा लग भी रहा है, मुझे भी लग रहा है, जब आपको लगा तो ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? एकदम एक एक चीजों को हमने एकदम गुथा दिया है। अगर आप पढ़ना चाहेंगे ना बेटा, तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसमें कोई भी ऐसा नहीं मैंने आज दिया। प्रियंका मानेगी थोड़ी। हम्म। बहुत घी खा के आई। तो लिखो, पढ़ो पढ़ो लिखो नहीं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। यानी न्यूटन का प्रथम नियम गति के जड़त्व के नियम भी कहलाता है। गति के जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम। जड़त्व वह गुण है जो किसी वस्तु को अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए प्रतिरोध करती है। बिल्कुल। इसका भी दोनों सही है। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, सारे इंफॉर्मेटिव एग्जाम्पल्स हैं। शून्य वेग वाली वस्तु का शून्य त्वरण होगा। इन्होंने ये कहा कि कोई वेग अगर शून्य, वस्तु शून्य है, तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। मैं बता दूं, एक समान गति में चल रही वस्तु पर कोई शुद्ध बल कार्य नहीं करता। बहुत अच्छा सवाल है, और ये बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ए, a body with zero velocity will have zero acceleration. एक समान गति में चल रही वस्तु का कोई शुद्ध बल कार्य नहीं करता। अरे भाई, जब एक्सलेशन नहीं लगेगा बेटा, जब ए जीरो हो जाएगा मेरे लाल, जब त्वरण जीरो हो गया, तो एफ बराबर क्या होता है? बोलो, एफ बराबर एम इंटू ए, एम इंटू ए। जब ए जीरो हो गया, तो एम भी क्या हो जाएगा, यानी फोर्स भी क्या हो जाएगा? बोलो, जीरो हो जाएगा ना। बोलो। कौन सा सही होगा? बी, यस, बी सही होगा। जब समान गति से कोई चलती है तो वस्तु जीरो, लेकिन पहला वाला कैसे होगा? मैंने कहा शून्य वेग वाली वस्तु का त्वरण शून्य होगा। कैसे?
मैंने अभी बताया बेटा कि ये ऊपर जा रहा है, यहां तो इसका वेग शून्य हो गया, चलो भाई। लेकिन देखो इस डायरेक्शन में जी लग गया, तो त्वरण कहां शून्य हुआ? अरे मेरे लाल, हम तो पहले बताए थे, कहां तो वेग अगर शून्य हुआ, वेग तो यहां पर अंतिम वेग शून्य हो गया। अखिलेश, ये बात क्लियर हुई? अरे अब इतना नहीं हम जबरदस्ती का। भाई यहां वी क्या हो गई बेटा, जीरो हुई, लेकिन जी तो लग गई ना अगले सेकंड, मैंने यही तो अभी बताया था। अरे तो मेरे लाल, और कौन सी सिचुएशन मान के सारे चीजें हैं ये? बोलो कौन सा नहीं समझ में? शून्य वेग वाली वस्तु का शून्य त्वरण होगा क्या? जरूरी नहीं, हो सकता है, होगा, ये जरूरी नहीं। बात क्लियर? अरे अब मैं तो शुरू में ही इसको समझाया कि अगर अंतिम वेग जीरो हो गया तो भी त्वरण अब नीचे, पहले हमेशा ये नीचे की तरफ था, पहले आपका ए था, ए भी यहां पर जीरो हो गया तो ये जीरो, लेकिन जी तो है। थोड़ा क्या कंसेप्चुअल तो है ही है। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार एक भारी वस्तु को तेजी से त्वरण देने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। वस्तु का त्वरण उसके द्रव्यमान के विपरीत अनुपात में होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, a greater force is required to accelerate a heavier object. दूसरा वाला तो मैंने बताया ही था ना उसको, बोलो। द एक्सलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। यानी ये इसके बारे में पूछा है। सेकेंड लॉ क्या बोलता है? एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। लो मैंने ऐसे कर दिया। अब बताओ, अब बात ही कर लो फिर। ए केवल एक सही है। अरे भाई ऐसे भी कर सकते हैं क्या हम? अगर ए को देखा जाए तो एफ बाई ए, एफ बाई एम, ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं? अगर देखा जाए तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम। नहीं लिख सकते क्या? ये तो यही कर रहे हैं ना, न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार एक भारी वस्तु को तेज त्वरण करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है भाई, भारी है तो ज्यादा बल चाहिए, ज्यादा त्वरण। इसको बढ़ाना है, इसको बढ़ाना है अगर, तो ज्यादा बल चाहिए क्योंकि भारी है। तो ये देखो, अगर द्रव्यमान ज्यादा है तो त्वरण उतना नहीं होगा। हैवी मास के लिए मोर फोर्स चाहिए। ये देखो, त्वरण का मतलब तेज, कौन जल्दी तेज होगा? जो कम द्रव्यमान, जैसे मान लो साइकिल, साइकिल हल्की है, अगर हम सेम धक्का मारें साइकिल को और उतना ही धक्का हम मारे एक बुलेट को, तो साइकिल ज्यादा दूर तक जाएगी या बुलेट जाएगी? बताओ। बुलेट का मतलब वो इनफील्ड। हाँ काजल बोलो बेटा। कोई बात नहीं, लेट हो गई। दोनों सही है ना? बोलो यहां से देखो भाई, जो भारी वस्तु है उसका त्वरण के लिए हमको ज्यादा फोर्स चाहिए, लेकिन जो हल्की है, मान लीजिए मैं त्वरण की बात कर रहा हूं, मान लो हमें 10, बताओ अगर साइकिल को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से हमको त्वरण देना है, यानी हर सेकेंड इतना बढ़ाना है, तो साइकिल को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी साइकिल को ज्यादा लगाना पड़ेगा या बुलेट या इनफील्ड को? बोलो। द्रव्यमान अलग अलग है, तो जाहिर जो हल्की है उसको कम, साइकिल ज्यादा जाएगी ना, तो वही तो बोल रहा है ये। अगर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको देना है साइकिल को, तो थोड़ा उतना ही बल अगर देंगे तो उतना नहीं पाएगी। यानी कौन सा सही है इसमें? यानी दोनों, बोथ आर करेक्ट। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार बंदूक चलने पर बंदूक का पीछे की ओर फेंकना, पीछे की ओर फेंकना होता है। बंदूक चलने पर गोली सामने की ओर जाती है और बंदूक पीछे की ओर चलती है। बोलो।
सबसे सरल सवाल है ये। रिकॉइलिंग ऑफ गन ऑन फायरिंग। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है? मोशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकॉइल ऑफ अ गन व्हेन फायर्ड। व्हेन द गन इज फायर्ड द बुलेट मूव फॉरवर्ड एंड द गन एक्सपीरियंस अ बैकवर्ड मोशन। बिल्कुल दोनों है। बोथ आर करेक्ट। न्यूटन के प्रथम नियम केवल तब लागू होते हैं जब कोई बाहरी बल वस्तु पर कार्य नहीं करता। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। ओके। एक वस्तु स्थिर रहेगी और एक वस्तु समान वेग से चलती रहे जब तक उसको कोई बल, असंतुलित बल ना लगे। हाँ, मैं पटना से ही पढ़ा रहा हूं। यानी कौन सा सही है? सी, दोनों सही है। बोलो। न्यूटन का प्रथम नियम क्या बोलता है? केवल तब लागू होता है जब कोई बाहरी बल कार्य उस पर कार्य नहीं करती। उसमें बोला है कि जब एक्सटर्नल फोर्स जब उस पर लगेगा तो जड़त्व का नियम क्या कहता है? बेकार है कि कोई वस्तु अगर रुकी है तो रुकी रहेगी, अगर चलती है तो चलती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना कार्य करे। अगर बाह्य बल कार्य करता है तो वो रुक भी जाएगी और चल भी जाएगी। और जैसे ही बाह्य बल काम करना शुरू किया, ये कह रहा है कि भाई, ये कह रहा है अ बॉडी एट रेस्ट, जब वो रुकी हुई है तो वो कह रहे हैं कि वो रुकी रहना चाहेगी, और जब चल रही है तो वो चलती रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। बल की बात तो हो रही। हम्म। बिल्कुल, यानी कौन सा सही है? दोनों इसमें सही होगा, नहीं? क्यों भाई? इनर्शिया का रूल, यानी पहले वाले में कहां बल लगेगा? लगेगा। यस। नेक्स्ट। अच्छा, इसका सिर्फ दो दिया है क्या है? तो दोनों होगा बेटा। बोथ मैं यहां लिख देता हूं। क्या हो गया?
ये बेटा ये देखो आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, ये कैसा मतलब ब्लैक ब्लैक हो जा रही स्क्रीन। आज बेटा ना पूरा टेक्निकल ग्लिच है, आज सुबह से ही ना परेशान कर रहा है। हाँ कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। हम मिस्टर इंडिया बन ही जाते हैं, आते जाते रहते हैं ऐसे ही। हम्म। आज इसने बहुत कर दी है देखो, आ रहा है फिर चला जा रहा है, ये क्या हो रहा है ये। हम्म। छुपाई खेल हो रहा है क्या। हाँ खेलना है, एंट्री फीगेगी। जो खेलेगा उसकी लगेगी छुपाई वाला। अरे ये पता नहीं, आज सुबह से ये प्रॉब्लम आ रही बेटा। क्या हो रहा है। हाँ। ओके। नेटवर्क अभी। हम्म। पूरा ब्लैक एंड ब्लैक आउट हो जा रहा है। हम्म। हटाओ फिर देखते हैं, बच्चों से बात करते हैं। इसको हटाओ सामने से इसको। हाँ इसको मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा कैसा रहेगा। इसको आगे हम रिकॉर्ड कर देते हैं, आप देख लीजिएगा। अब दिखने लगे। ओके। जब दिखने लगे तो चलें शुरुआत करें। जो भी हो रहा है मजा।
ये लड़का बोल रहा है जो हो रहा है मजा आ रहा है, यो हनी सिंह। हाँ, अभी क्लियर है ना? एकदम बस वही छुपम छुपाई खेल रहे थे। अभी ठीक हो गया? हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन वाला थोड़ा सही है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी ये। अब बताइए, इस सवाल को बताओ जल्दी से। अगर वातावरण में घर्षण ना हो तो एक गेंद हमेशा के लिए चलती रहेगी, ये न्यूटन का पहला नियम कहता है। एक गेंद अंततः घर्षण बल के कारण रुक जाती है। क्या ये बात दोनों सही है? भाई अगर पहला वाला सही है तो दूसरा भी सही होगा, अगर पहला वाला गलत है तो दूसरा वाला भी गलत होगा, क्योंकि पहला वाला जो है दूसरे को बात वही कह रहा है। सी, पक्का? हमें तो लग रहा है दोनों सही है। ठीक, बिल्कुल बेटा, यही तो बोलते हैं ना, इसमें बल की बात होती है। काहे का प्रेशर जी? प्रेशर लेकर के आप जानते हो अपने एड्रेनलिन को बढ़ा रहे हो, और एड्रेनलिन बढ़ेगा ना बेटा तो आपको आता हुआ क्वेश्चन बर्बाद हो जाएगा, याद रखिए। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट बात कर, न्यूटन का दूसरा नियम आमतौर पर के रूप में आमतौर पर के रूप में व्यक्त किया जाता है जहां बल है, द्रव्यमान है और त्वरण। न्यूटन्स सेकेंड लॉ इज ऑफन स्टेटेड एज वेयर इज द आमतौर पर इस रूप इस रूप में व्यक्त किया जाता है जहां बल है, द्रव्यमान है और त्वरण है। न्यूटन का दूसरा नियम यह बताता है कि कोई वस्तु अपनी गति में परिवर्तन तब करेगा जब उस पर कोई बल कार्य करेगा। यस, क्यों डर लगे भाई? जिस दिन डर लगेगा उस दिन आप ना चाहते हुए भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्या? न्यूटन का सेकंड लॉ, यानी न्यूटन सेकंड लॉ इज ऑफन स्टेटेड एज द वेयर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज इट्स मास एंड इज इट्स एक्सलेरेशन। The second law explains how the velocity of an object changes in response to an applied force. क्या आप बताना क्या चाहते हैं? दोनों सही है। चलो भाई, जब आप बोल दिए दोनों सही तो हम भी दोनों मार ही देते। जल्दी करते हैं थोड़ा सा, अब सब चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। न्यूटन के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियम। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ब्रह्मांड में प्रत्येक कण एक दूसरे कण को बल से आकर्षित करते हैं जो उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। According to Newton's law of universal gravitation, every particle of the matter in the universe attract every other particle with the force of directly proportional to the product of their masses. दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उसके बीच की दूरी से स्वतंत्र होता है। अरे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ क्या बोलता है? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 by r²। तो अब बताओ। हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज या ऑफ कोर्स। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हाँ। ए, अमन ने तो एक नहीं इतने आंसर दे दिए कि आदमी देख के पगला जाए। बिल्कुल भाई, दूरी पर डिपेंड करता है, दूरी पर कैसे नहीं डिपेंड करेगा?
जितनी ज्यादा दूरी उतना कम फोर्स होगा। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के बढ़ने के साथ घटता है। गुरुत्वाकर्षण बल एक सदिश राशि है और यह वस्तुओं के केंद्र की ओर निर्देशित होती है। बताओ। बल तो वैसे भी आपको पता है वो राशि सदिश ही है। बल कैसी राशि है? सदिश राशि। भाई बल जिधर लगेगा उसी डायरेक्शन में तो मूव होगा। मैंने फिर वही बताया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो अब बताओ, यानी एक कोई मास है m1 और ये कोई मास है m2, इनके बीच की दूरी r है, तो इनके बीच ये फोर्स लगेगी। दूरी के बढ़ने के साथ घटता है। गुरुत्वाकर्षण बल एक सदिश राशि और यह वस्तु के केंद्र की ओर निर्देशित करता है ना। बिल्कुल सही, यानी दोनों बातें जायज। नेक्स्ट, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के योग के अनुपाती होता है। यदि किसी, यानी द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ देयर मासेस, सम ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ। यदि किसी एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ता है। इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इंक्रीज, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम आल्सो इंक्रीज। देखो कितना सिंपल है, बिल्कुल है ना। इसमें भी पहला वाला क्या, पहला वाला गलत, यानी केवल दो सही। क्यों भाई? बिल्कुल सेम है, क्या दिक्कत है? एकदम सेम है, हूबहू है। गुरुत्वाकर्षण पर दूरी के मामले एक व्युत्क्रमी वर्गीय नियम का पालन करता है। यदि दो वस्तुओं के बीच, द ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलो एन इनवर्स स्क्वायर लॉ विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी हो जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना कमजोर हो जाएगा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स 4 टाइम वीकर। सिर्फ ये एक ही फार्मूले पर अभी सवाल हो रहा है और सब में कैसे कैसे घुमाया जा सकता है, तब भी आप घूम रहे हो। घूमना मना है। ओके, चलिए चलिए चलिए, कम ऑन। ठीक है, कौन सा? सी, गुड, बिल्कुल। ये देखो व्युत्क्रम का पालन नहीं कर रहा है, अब क्या कर रहा है, यानी दोनों सही हैं। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण सभी स्थानों पर समान होता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर का मान भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इज द सेम एट ऑल पॉइंट ऑन अर्थ। द वैल्यू ऑफ इट द वैल्यू ऑफ इट इज ग्रेटर एट द पोल, is greater than that pole at the equator. बताओगे? ही आपको पता है कि अर्थ की अगर बात करें तो अर्थ अर्थ ऐसी होती है, ऐसी है ना। यानी अगर देखें तो इक्वेटोरियल जो रेडियस होता है वो पोलर रेडियस से थोड़ा सा ज्यादा होता है। यानी अगर हम आर ई की बात करें और आर पी की बात करें, ये पोलर वाला रेडियस है, तो ये 40 किलोमीटर के अराउंड क्या होता है, छोटा होता है। यानी आर पी इज स्मॉलर देन आर ई, इक्वेटर। तो जाहिर सी बात है क्या होगा, बिल्कुल अधिक होगा। अरे भाई, क्योंकि आर की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, तो इसलिए कौन सा टू इज करेक्ट। सभी स्थानों पर बराबर नहीं होगा,
सब जगह अलग, जी पर सबसे कम होता है और पोल पे सबसे ज्यादा होता है, बाकी उनके बीच का होगा। हम्म। हाँ, जी विल बी मोर, क्योंकि आर पर डिपेंड करता। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। गुरुत्वाकर्षण बल कभी भी आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है, यह वस्तुओं की प्रकृति पर निर्भर करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी बोथ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। भाई, गुरुत्वाकर्षण हमेशा आकर्षण होता है ना? दो गलत है, यानी केवल एक ही सही है। देख लो, केवल एक सही। ये सब सिंपल सवाल है, इसलिए हुक के नियम के अनुसार एक ठोस पर लगने वाला प्रतिबल उस पर उत्पन्न विकृति के अनुपात होता है। Hooke's law states that the stress applied to a solid is directly proportional to the strain. ये इलास्टिसिटी का है बेटा, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या बोलती है? इलास्टिसिटी में बताते हैं, एक होता है स्ट्रेन और एक होता है स्ट्रेस। ये कह रहे हैं कि स्ट्रेस जो होता है, अगर जितना किसी में स्ट्रेस देंगे, कोई भी चीज को जितना क्या करेंगे, स्ट्रेन देंगे, स्ट्रेन मतलब उसकी अवस्था में परिवर्तन करेंगे, उतना ही क्या कर रहा है, उसके सीधे सीधे होती है। यानी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेन यानी प्रतिबल, प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति। ये हुक का नियम है। हाँ, हुकला हम समझा रहे हैं, पहले ये बताओ। प्रत्यास्था एक सामग्री की वह क्षमता होती है कि वह एक अपरूपण बल को हटाने के बाद अपनी मूल आकृति में वापस आ सके। ठीक है ना? पहले यहां पर ये समझो कि ये दोनों क्या होता है, दोनों ही बातें एकदम क्या है, 16 आने सत्य है। अब यहां पर हम समझाते हैं आपको, ठीक है? दोनों समझाते हैं। पहले बात तो आपको ये पता है, एक चीज ये पता है, इलास्टिसिटी। थोड़ा सा आप समझिएगा 1 मिनट के लिए। इलास्टिसिटी को हम बोलते हैं बेटा प्रत्यास्था। प्रत्यास्थता का मतलब होता है कि अपने प्रति आस्था, हिंदी में अगर देखें तो अपने प्रति आस्था। जैसे आपके नाक को दबाया तो छोड़ दिया, फिर से आ जाए। रबर की बाल को दबाया तो फिर से अपनी जगह। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स को हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, जैसे किसी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, ये एक्सटर्नल फोर्स, ध्यान से पहले समझिए, ये एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स जो लगता है इसको हम लोग डीफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। डीफॉर्मिंग फोर्स, या इसी को बोलते हैं विरूपण। क्या बोलते हैं? विरूपण बल। यानी जो रूप को आपके विरूपित कर दे, विरूपण, बिगाड़ दे। इसी बल को, जो बाह्य बल लगता है, एक्सटर्नल फोर्स लगता है, उसी को हम कौन सा बल बोलते हैं? हाँ, एक्सटर्नल। तो अगर हम इसको दबाते हैं ना, तो ये दबाते हैं तो इधर भी इसके, इस ऑब्जेक्ट के द्वारा भी इसका एक अपोजिट फोर्स काम करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं बोलो? उसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल यानी वह बल जो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे किसी को दबा रहे हैं तो वो अंदर से वो क्या करेगा, खुद को अपनी पास करना चाहेगा। समझ में आया ना? हाँ, इतनी बात समझे? तो डिफॉर्मिंग यानी विरूपण, विकृति हो गई। तो जब हम किसी को बदल, जैसे भाई बॉल है रबर की, अब आप उसको दबाए तो बेचारा डिस्क हो गया, तो उसके आकार में परिवर्तन हुआ कि नहीं? बोलो आप। ये सॉलिड का, ये इलास्टिसिटी सॉलिड की ही प्रॉपर्टी होती है बेटा, सॉलिड की। अब भाई क्या है, रबर सॉलिड नहीं है? जो रबर को जब हम दबाते हैं तो वो क्या होता है, दबता है, तो रूप बिगड़ गया, हटा लिए तो फिर से अपने रूप में आ गया, तो उसकी अपने प्रति आस्था है। लेकिन अगर हम स्टील को दबाएं, स्टील की बॉल लें और उसको दबाएं, तो वो नहीं दबेगा।
इसका मतलब उसकी आस्था तो रबर वाले से कई गुना ज्यादा है, यानी उसकी प्रत्यास्था और ज्यादा होगी। यानी अगर रबर और स्टील में पूछा जाए तो कौन प्रत्यास्थ है, यानी उसका रीस्टोरिंग फोर्स, यानी फिर से अपने अपने अवस्था को रिस्टोर करने का जो बल है वो बहुत ज्यादा है, प्रत्यानयन बल। ओके। और अगर यूनिट एरिया के प्रत्यानयन बल की बात करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं बेटा स्ट्रेस। यूनिट एरिया का जो क्या होता है रिस्टोरिंग फोर्स, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, उसी क्या बोलते हैं, स्ट्रेस, यानी इसको हम बोलते हैं प्रतिबल। और इसमें जो डिस्टरबेंस हुआ, इसके रूप जो बदला, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। बात समझ में आई? समझ में आई कि नहीं? हम जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो उसमें स्ट्रेन आती है और उस स्ट्रेन के खिलाफ एक फोर्स लगता है जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और अगर वही उसके स्ट्रेन के खिलाफ जो फोर्स लगता है यूनिट एरिया पर कितना लगता है, उसी को हम बोलते हैं प्रतिबल, यानी बल के खिलाफ प्रतिबल। भाई आप ये बताओ, जैसे स्टील की बाल ले लो, तो स्टील की बाल को आप दबा पाएंगे? नहीं दबा पाएंगे। यानी आप दम तो लगा रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स तो लगा रहे हो, लेकिन वो उसका रिस्टोरिंग फोर्स इतना ज्यादा है कि आपका दम उस पर कुछ काम नहीं कर पा रहा, इसलिए वो ज्यादा इलास्टिक है। जो अपने रूप का परिवर्तन बिल्कुल भी करने में विरोध करे, रूप में परिवर्तन का विरोध करने का एक तरीके का जो गुण होता है, वही होता है इलास्टिसिटी। समझ में आई बात? मणिकांत, बात समझ में आया? और रबर तो भाई कुछ दबा दो तो उसका चेहरा इधर हो जाएगा। अब रबर की ही, अगर रबर का कोई डॉल ले लो और एक मूर्ति ले लो उसकी पीतल की या स्टील की, तो आप देखोगे कि रबर की डॉल को आप दबा देंगे, इधर से उधर हो जाएगी, है ना? लेकिन मूर्ति को आप नहीं दबा सकते, यानी उसकी आस्था उसमें बहुत ज्यादा है। समझ में आई? आस्था वही है प्रत्यास्था। इज दैट क्लियर? क्योंकि इसका रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा है। और जो दबाने पर, जैसे गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी का बॉल लो और उसको दबा दो तो डिस्क बन गई, तो क्या फिर से वो बॉल बनेगी? यानी वो है प्लास्टिक। जो अपने रूप में फिर से ना आए वो प्लास्टिक, और जो आ जाए वो इलास्टिक। और जिसके रूप में परिवर्तन ही आप ना कर पाए वो तो बहुत इलास्टिक। समझे मणिकांत? अब अब हुक्स आप क्या करते हैं कि आप जिसमें, हां, नहीं 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 नहीं, वो गलत बात नहीं शुभम, आप गलत उसमें जा रहे हो। ये गलत गलत, यानी एक इलास्टिसिटी की सीमा होती बेटा। अगर उससे, अब भाई किसी भी बॉल को लेकर के प्रेशर मशीन के नीचे दबाओगे तो पूरा का पूरा एकदम उसकी पसली निकल जाएगी, पूरा प्लेट बन जाएगी, नहीं। इस एक होता है एक सीमा। जैसे आपने कभी देखा, ऐसे समझो, जैसे कभी आपने टिप टिप वाली बटन देखी होगी, टिप टॉप वाली, देखा है ना? उसमें एक स्प्रिंग लगी होती, जब तक स्प्रिंग को ऐसे दबाइए तो फिर से आ जाती, फिर दबाइए फिर आ जाती, थोड़ा सा खींचे फिर आ जाती। लेकिन अगर उसको बहुत खींच देते हैं तो खत्म, उसकी प्रत्यास्था पिन। प्रत्यास्था की एक सीमा होती बेटा, लिमिट होती है, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। उस लिमिट के अंदर, यानी आपके पास जितना जोर है उतना दबाइए। अब हुक का नियम समझो। हुक साहब ने क्या कहा? हुक साहब ने यह कहा कि अगर जिसको जितना ज्यादा ही दबाओ, जैसे मान लीजिए आप कभी एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो एक स्प्रिंग आती है, जिसको आप जितना ज्यादा ऐसे दबा, आप स्प्रिंग आती है ऐसे दबा करके दोनों सिरे को मिलाना होता है, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे। जितना ज्यादा आप उसको मोड़ते हो, यानी जितना ज्यादा उसका बिगाड़ देते हो, विरूपित कर देते हो, विकृति यानी स्ट्रेन जितना आ जाता है, उसका देखो उतना ही फोर्स उसको दम लगा करके ऐसे उठाना चाहता है। समझ में आया? तो कहा जितना ज्यादा आप स्ट्रेन करेंगे वो उतना ज्यादा फोर्स लगाएगी। ठीक है? तो यानी स्ट्रेस क्या हो गया? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना ज्यादा स्ट्रेन करेंगे फोर्स, यानी उसका उतना ही ज्यादा होगा। आप दबाएंगे तो, बात क्लियर ना? क्लियर? तो स्ट्रेस जितना करेंगे उतना ही स्ट्रेन उसमें होगा। इसीलिए ये देखो, इस तरीके से ये लिखा जाता है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू ई यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। इसलिए ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, यानी प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति।
ये है इलास्टिसिटी, ये है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आज यहीं तक हम करेंगे ये वाले। देखिए अब बेटा है क्या कि इसमें जो 14-15 बचे हैं कल हम लोग इसको देख लेंगे, क्योंकि अगर अभी जल्दबाजी करेंगे ना तो ये आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। ये वाले क्वेश्चन हम कल ऐड कर देते हैं, कल लास्ट है फिजिक्स की, तो कल हम ढेर सारे मिक्सअप भी क्वेश्चन करेंगे और ये जो बचे हुए हैं ये भी कर लेंगे। बात क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। दौड़ाने के लिए तो भी हम दौड़ा देंगे, लेकिन आपके कुछ पल्ले फिर नहीं पड़ेगा। जैसे ये वाला सवाल देखो, प्रत्यास्था है तो सब चीज डिफिनीशन ही, ये पूरा कोर्स ही मैंने क्या बताया, पूरा टॉपिक ही प्रत्यास्था सीमा। देखो इलास्टिक लिमिट की बात करें, इलास्टिक लिमिट वह अधिकतम प्रतिबल है जिसे कोई पदार्थ बिना स्थायी विरूपण के सहन कर सकता है। अब स्थायी विरूपण कर देंगे तो फिर खत्म हो जाएगा ना। हाँ, इज दैट क्लियर? तो ये 14 सवाल हम कल ऐड कर लेंगे और बाकी और जोड़ लेंगे, ठीक है। कल हम 2-3 क्लास लेंगे बेटा, हमारी ये बहुत पीछे हुई है तो हम 2-3 क्लास इसकी लेंगे। आप चाहेंगे तो लाइव करवा देंगे और नहीं तो हम इसको रिकॉर्ड ही कर देंगे। लेकिन मैं तो कहूंगा सुबह मैं 9-10 बजे इसकी क्लास लूंगा, तो इस वाले में जरूर आ जाइएगा आप लोग, इसमें पूरा मिक्सअप रहेगा। हाँ, पहले हम कल इलास्टिसिटी पूरा ना फ्लूइड जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो लिमिट जो है वो सब हम आपको एक बार समझा देंगे और फिर उसके बाद ये करेंगे। हाँ, केमिस्ट्री भी मैं ही करवाऊंगा। देखो स्ट्रेस और स्ट्रेन का ये देखो, इसमें देखो स्ट्रेस का मतलब ये, स्ट्रेन का मतलब हुआ जैसे ये देखो डायग्राम से समझाऊं, रुको एक सेकंड। नहीं नहीं समझा पाएंगे, दिख नहीं पाएगा ये, कल हम आपको दिखा देंगे, ठीक है। हम कल इसको ना इस टॉपिक को ही हम पूरा दिखा देंगे आपके सामने से एक बार, सारा जितना भी है सब पहले आएंगे ना तो सारी वीडियो ही आपको सामने से गुजारेंगे, है ना। एक बार पूरी पहले इलास्टिसिटी फिर फ्लूइड मैकेनिक्स का पूरा पहले वीडियो से हम आपको समझाते चलेंगे और फिर क्वेश्चन जो आएगा उसको करेंगे। हाँ 10 बजे से करेंगे, 10 बजे, 10 से लेंगे हम 2 बजे तक लेंगे बेटा, 2 क्लासेस लेंगे सुबह और फिर शाम को भी लेंगे, क्योंकि हम बहुत लेट हो गए हैं। ठीक है, आपको मैसेज चला जाएगा ना, वो मैसेज तो चला जाता है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।